हेलो गाइज, मैं रमाशंकर कुमार प्रजापति और आज की हमारा फर्स्ट क्लास है रसायन विज्ञान की। इस क्लास में हम सीखेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रसायन विज्ञान का मतलब हुआ क्या, इसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है यह क्लास 9th, 10th, 11th और 12th वालों बच्चों के लिए है और जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग से उम्मीद है आप लोग हमारी चैनल में जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज की जो हमारी वीडियो है आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको केमिस्ट्री में कुछ नया कुछ अच्छा सीखने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, हम बात करेंगे रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है? देखिए बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना व उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना व उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि पदार्थों के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री शब्द यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझते हैं इसको। जो हमारी केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ यह है काला रंग मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और शुरू में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते थे। लेकिन अन्य मान्यता अनुसार केमिस्ट्री शब्द जो हमारी है स्पेनिश भाषा के अल्केमी से आया, जो अरबी के अल्कीमिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रूपांतरण। अब बात करेंगे रसायन विज्ञान के जनक का, तो इनके जो जनक हैं एंटी लॉरेंट लेवोसिए ने थे। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। इन्हीं रसायन विज्ञान को कुल कितने भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो पहला इसका स्टेप है, पहला इसका प्रकार है वो बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जिसका हिंदी है भौतिक रसायन विज्ञान। दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तीसरा हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमारा हिंदी है कार्बनिक रसायन। अब हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में
हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने खोज किया, यह कब खोज हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कहाँ से होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहाँ से प्राप्त होता है सब जानते हैं। यहाँ पर द ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे जो कार्बनिक कंपाउंड है वो जंतुओं से, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, या डायरेक्टली प्राप्त हो जाएं या इनडायरेक्टली प्राप्त हो जाएं। लेकिन कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से और पेड़ पौधों से। ये हमारी आधुनिक परिभाषा है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर कार्बनिक कंपाउंड कहीं से प्राप्त होता है तो कहाँ से होता है? वह एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होता है कार्बनिक कंपाउंड। ये हमारे पहले समय में कहा जाता था। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन के बारे में। अगर सबसे पहले किसी ने कुछ बताया तो वह विर्जिलियस ने बताया। जिसने बताया? विर्जिलियस ने। इन्होंने सन 1815 ईस्वी में कुछ दो मूल बात बताए। वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उन्होंने क्या बताए? सर विर्जिलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर किसी ने बताया तो विर्जिलियस ने बताया। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक रसायन के बारे में डिस्कस किए और इन्होंने सन 1815 ईस्वी में इन्होंने जो प्रमुख बात बताई, इनका पहला जो प्रमुख बात क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, वह हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। उन्होंने बात क्या किया? कहा कि जितने हमारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। इन्होंने इतना बात तो ठीक कहा, लेकिन इन्होंने जो दूसरा जो बात कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, उसको बात को समझिएगा। उन्होंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि सभी कार्बनिक यौगिक या कोई भी कार्बनिक यौगिक को मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने दूसरा बात क्या बोला कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को मानव द्वारा यानी आर्टिफिशियली उसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे किसी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। इसी बात को उन्होंने नाम रख दिया जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम रख दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। उन्होंने दो बात बताया। उन्होंने क्या बात बताया विर्जिलियस ने कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त प्लांट से और एनिमल से प्राप्त किया जा सकता है, या डायरेक्टली प्राप्त किया जाए चाहे इनडायरेक्टली प्राप्त किया जाए, लेकिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्लांट्स और एनिमल से। लेकिन उन्होंने बात क्या बताया
कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में आर्टिफिशियली उसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे आर्टिफिशियली उसे बनाया नहीं जा सकता, जिसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। अब आगे क्या हुआ, इनके बाद, इनके इतना बात बताने के बाद इन्हीं के शिष्य ओहलर आए। कौन आए? ओहलर। के बाद ओहलर आए। ओहलर ने देखिए उन्होंने क्या बताया, ओहलर ने इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। पहले, सबसे पहले ब्रुजेलियस ने क्या बताया कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता, उसे नेचर ही बना सकता है। और उन्होंने क्या बोला कि कार्बनिक कंपाउंड एनिमल्स और जानवर से प्राप्त होते हैं। उसके बाद 13 साल बाद, इनके 13 साल, इनके खोज करने के 13 साल बाद आए ओहलर। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, वो लिए अमोनिया और दूसरा साइनिक एसिड। इन्होंने दोनों की क्रिया कराकर बना दिए अमोनियम साइनेट। फिर क्या किए, अमोनियम साइनेट को हीट करके इन्होंने बना दिए NH2 CO NH2। अब सोचिए कि इनके गुरुजी ने क्या बोले थे, ब्रुजेलियस ने, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में या किसी विधि से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके शिष्य ओहलर, इन्होंने सन 1828 ईस्वी में इन्होंने 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए। वो था अमोनिया, दूसरा साइनिक एसिड। इन दोनों की क्रिया करा के उन्होंने बना दिए अमोनियम साइनेट। और फिर इनको हीट किए करके क्या बना दी, यूरिया, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। और सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया तो क्या बनाया गया, यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सोचिए ओहलर ने क्या बोले कि दुनिया में सबसे अधिक कुछ बनाया जा सकता है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाया जा सकता है। और सोचिए गुरुजी ने बात तो उल्टा बोल दी। गुरुजी ने क्या बोले कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उनका बात क्या हो गया, उनका बात गलत निकल गया। गुरुजी ने उल्टा बोल दिया। लेकिन ओहलर ने क्या बोले सन 1828 ईस्वी में कि दुनिया में सबसे अधिक कुछ बनाया जा सकता है तो क्या बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज दुनिया भर में 4 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की जा चुकी है। आपको फिगर में आपको स्क्रीन पर ड्रा हो रहे होंगे। ओहलर, सर ब्रुजेलियस, ओहलर ने, यह सर ब्रुजेलियस है और यह ओहलर है। अब सोचिए यह वही बंदा है ब्रुजेलियस। इन्होंने क्या बताया कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करने के लिए प्लांट्स और एनिमल की आवश्यकता होती है। दुनिया में आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। यही है ब्रुजेलियस में। आइए सर है
ओहलर ने, इन्हीं के यह शिष्य हैं, इन्होंने क्या बोला कि दुनिया में सबसे अधिक कुछ बनाया जा सकता है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। इसके बाद ओहलर के बाद आए कोल्बे ने। कोल्बे ने सन 1845 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने बना दिया एसिटिक एसिड। उन्होंने क्या किया कि सन 1845 ईस्वी में हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन के संश्लेषण से उन्होंने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। उसके बाद सन 1856 में ईस्वी में आए बोर्डफेले ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से इन्होंने क्या बना दिया, मेथेन। इन्होंने मेथेन बना दिया। तो सन 1856 ईस्वी में बोर्डफेले ने कार्बन और हाइड्रोजन की क्रिया आपस में कराकर क्या बना दिए, मेथेन बना दिए। सोचिए कि जो बेrzelius ने उन्होंने क्या बताया था, एक बार और इसको रिपीट करते हैं कि किसी कार्बनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे मानव किसी विधि के द्वारा बना नहीं सकता। लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य ओहलर आए, उन्होंने क्या बताया कि दुनिया में सबसे अधिक कुछ बनाया जा सकता है तो वह कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनिया लिया और साइनिक एसिड की क्रिया कराकर अमोनियम साइनेट बना दिए और उन्हें हीट करके फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिए। उसके बाद इतना बनाने के बाद सर बेrzelius को बहुत बड़ी झटका लगा। उसके बाद कोल्बे ने आए। कोल्बे ने सन 1845 ईस्वी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिए, एसिटिक एसिड बना दिए। उसके जस्ट बाद बोर्डफेले ने आए, इन्होंने 1856 ईस्वी में कार्बन और हाइड्रोजन के संग से क्या बना दिए, मेथेन बना दिए। जब इतना हुआ तो जैव शक्ति सिद्धांत का विखंडन हो गया। क्या हो गया, विखंडन हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ गुण। देखिए हमारा यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन अवश्य पाया जाएगा, और कार्बन के साथ साथ अन्य एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन भी पाया जा सकता है। सभी कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। तीसरा समझेंगे कि सभी कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक यानी जल में अघुलनशील होते हैं। अगला स्टेप, सभी कार्बनिक कंपाउंड अध्रुवीय विलायक जैसे पेट्रोल,
डीजल, मिट्टी का तेल आदि में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। सभी कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होता है। और अगला स्टेप समझ सकते हैं, कार्बनिक यौगिक समवयवता का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम सीखेंगे यहाँ पर कार्बनिक की विशेषता क्या है। कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन अवश्य पाया जाएगा और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होता है। कार्बनिक कंपाउंड धूरी विलायक यानी जल, जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और धूरी विलायक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। यह समवयवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा हम सीख लेते हैं कार्बन की विशेषता। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सभी कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन अवश्य पाया जाता है। कार्बन जो हमारा है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है। इसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। मास नंबर 12 होता है। यह जो होता है कार्बन जो होता है और धातु होता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन और धातु होता है। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कार्बन और साड़ी में 4 से समूह में रखा गया है। 4 से समूह में रखा गया है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन सल्फर के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये हमारा विशेषता है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसका मास नंबर 12 होता है। कार्बन क्या होता है, और धातु होता है। कार्बन सुचालक होता है। कार्बन 4 से समूह में रखा गया। कार्बन दूसरे आवर्त में रखा गया है। 4th ये समूह में रखा गया है और दूसरे आवर्त में रखा गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड मिलता है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच हमेशा बॉन्ड ट्रिपल मिलता है। कार्बन और सल्फर के बीच हमेशा बॉन्ड डबल मिलता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है हेलो स्टूडेंट, आज की हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है।
और हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और सबसे अंत में हम यहाँ सीखेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड का परिभाषा, उसका मेन परिभाषा क्या है। तो वे सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिसमें कार्बन अवश्य पाए जाते हैं, या जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, वे सभी कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें कार्बन अवश्य पाया जाता है। तो सभी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हम अगले लेक्चर में बात करूंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। आज की क्लास हमें समाप्त करते हैं। धन्यवाद।